हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एरोडोव का प्रॉब्लम 306 इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। और इलास्टिसिटी में भी ये प्रॉब्लम है शियरिंग इलास्टिसिटी का। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द टॉर्क एंड ट्विस्टिंग स्टील ट्यूब ऑफ लेंथ एल through an angle phi about its axis if the inside and outside diameters of the tube are equal to d1 and d2 and d1 और d2 के बीच में दिख रहा है कि sufficient gap है। d1 is 30 millimeter and d2 is 50 millimeter। इसका मतलब मैं इसको इसकी वॉल को थिन नहीं मान सकता हूँ, राइट। वॉल्स आर एक्चुअली थिक। तो पाइप का मतलब वो एक सिलेंडर दे रहे हैं ऐसे। ये इनर पार्ट उसका दे दिया जिसका डायमीटर उसने d1 बोला एंड आउटर पार्ट ऑफ सिलेंडर इज दिस ऐसे। जब बात आती है शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में ये जो बेस दिख रहा है ना तुम्हें, इसको फिक्स रखते हैं और उसके रिस्पेक्ट में इसको ट्विस्ट करा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो इसको पहले प्लॉट करते हैं प्रॉपरली। दो व्यू रखना है तुमको। एक क्रॉस सेक्शनल व्यू, मतलब जो ऊपर से दिखेगा। अगर मैं सिलेंडर को ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिलेंडर ऐसे दिखेगा, इस तरीके से। उसने डायमीटर दिया, हम लोग रेडियस मान लेते हैं r1 एंड r2। दिस इज एक्चुअली अपर व्यू, मतलब हम लोग जो व्यू दे रहे हैं वो व्यू ये वाला है, ये वाला। Okay, inner radius is r1 and outer radius is r2। क्लियर। नीचे वाले पार्ट को फिक्स रखना है, तो यहां पे क्या करते हैं, एक और सर्कल अज्यूम करते हैं ऊपर वाले पार्ट पर। उसका रेडियस मान लेते हैं r, और r में एक स्लाइड चेंज करते हैं एंड चेंज इज ऑफ डी आर। मतलब ये जो सैडेड रीजन देखा है ना, सिर्फ पहले इसका निकालते हैं, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे और तब टोटल निकालेंगे, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन का पार्ट क्या है, एक्चुअली मैंने ऊपर वाले पार्ट को, जो ऊपर का क्रॉस सेक्शन था, उस ऊपर के क्रॉस सेक्शन को ट्विस्ट किया। तो जब ऊपर के क्रॉस सेक्शन को ट्विस्ट करोगे तो बोलेंगे शियर प्रोड्यूस हुआ है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस इसको बोल रहा है कि दैट इज ट्विस्टेड थ्रू एन एंगल फाई, राइट। मतलब उसका मीनिंग कुछ ऐसे है कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इस जगह पर ये वाला एलिमेंट, ये वाला, राइट। इस छोटे एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट, ये जो डार्क से किया ना, अब इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितने, दैट इज आर। इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके बना लेता हूँ साइड में, ये वाला। इसकी लेंथ को भी मान लेते हैं dx, और ये वाला जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस इज dr। ये थिकनेस हम लोगों ने dr माना है ना। इस एलिमेंट पर एक फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स ऐसे लगाते हैं, इस तरीके से। तो ये पार्ट ट्विस्ट होगा तो एलिमेंट भी ट्विस्ट होगा, तो वो एलिमेंट यहाँ पे पहुँचेगा, इस जगह पे। ये वही एलिमेंट है, इसको यहाँ पे पहुँचा दिया। इसका मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है ना, वो इस एंगल से रोटेट हो गया, और इस एंगल को क्वेश्चन में बोला गया फाई, ठीक है ना। तो कितना रोटेट, कितनी पोजीशन उसने चेंज कर ली। इसको स्मॉल मान लेते, उसने बोला 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज इनफ स्मॉल। तो ये वाली अगर लेंथ लिखना चाहें तो दिस लेंथ विल बी r इंटू फाई, एंड मेक श्योर दैट फाई इज वेरी स्मॉल। क्लियर हो गया। अब ये वाला एलिमेंट हम लोग ओरिजिनल सिलेंडर में दिखाते हैं। सपोज वो एलिमेंट यहाँ पे था, राइट। यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ करो, उसकी लेंथ को बोला है L। जब हम लोगों ने ऊपर वाले पार्ट को ट्विस्ट कर दिया होगा ना, तो ये एलिमेंट यहाँ पहुँच गया होगा। तो अब इसको और बेस फिक्स है ना, शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पार्ट है कि जो भी यहाँ पे बेस है ना, ये वाला, दैट इज फिक्स। इसको मूव नहीं करना है।
तो ये वाला भी कुछ एंगल रोटेट हुआ होगा और इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। फाई तो क्वेश्चन में गिवन है बट इसको हम लोगों ने मान लिया थीटा। ये जो मूवमेंट हुआ था ना, ये मूवमेंट हमें पता था एंड दिस मूवमेंट वॉज आर इंटू फाई। तो एक रिजल्ट यहाँ से और इम्पॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं थीटा फाई आर और एल में। तो दिस विल एक्ट लाइक द आर्क लेंथ। ये जो हमें दिख रहा है ना, ये आर्क लेंथ की तरह काम करेगा और ये जो दिख रहा है ना, वो रेडियस की तरह काम करेगा। तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। इसका मतलब हम लोग थीटा को लिख सकते हैं आर फाई डिवाइडेड बाई एल विल एक्ट एज रेडियस। थीटा और फाई में हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगले पार्ट पे। अगर हमने इसकी ट्विस्टिंग की है, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में ट्विस्ट कराया, तो मैंने फोर्सेस लगाए हुए सब जगह एंड दोज फोर्सेज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्हीं फोर्सेस की वजह से टॉर्क है। तो ये जो फोर्स F लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली सिर्फ इस एलिमेंट पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसी फोर्स की बात कर लेता हूँ। एक्सिस से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस है r। तो इस फोर्स ने कुछ टॉर्क दिया होगा, तो टोटल टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले टॉर्क कितने पार्ट का निकालेंगे, फिर पूरे रीजन का निकालेंगे R1 से लेकर के R2 तक। लेकिन तब तक यहाँ पर एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि शियरिंग से कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो शियरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग ईटा इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं और इस एलिमेंट का फोर्स आ जाएगा F। फोर्स ऑन दिस एलिमेंट इज F। और इसका अगर एरिया लिखना चाहेंगे ना, तो इसका एरिया आ जाएगा कितना, एरिया इक्वल टू dx इंटू डी आर। तो इस dx इंटू डी आर से डिवाइड कर देते हैं। ये हमें क्या मिल गया, स्ट्रेस मिल गया। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, राइट, दैट इज ईटा। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि इस एलिमेंट की शिफ्टिंग कितनी हुई है, और जो इसके नीचे एलिमेंट था ना, ये एलिमेंट एक्चुअली यहाँ पर था और इसके जस्ट नीचे एक एलिमेंट यहाँ पर था। ये नीचे वाला फिक्स रहेगा और ये वाला शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग जितनी हुई है डिवाइडेड बाय दिस गैप एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस और थीटा इज स्मॉल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो एक्चुअली जो स्ट्रेन आ गया ना, दैट स्ट्रेन इज थीटा। हमें यहाँ से फोर्स में एक रिजल्ट मिल गया, दैट इज ईटा dx dr इंटू थीटा एंड थीटा वी ऑलरेडी नो r फाई डिवाइडेड बाई l। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ गई ईटा dx dr और थीटा को कितना लिखना है, थीटा को लिखना है r फाई बाई l। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं r फाई डिवाइडेड बाई l। ये हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया फोर्स। क्लियर। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट पे था। अब इस फोर्स ने कुछ टॉर्क दिया होगा, उस टॉर्क की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टॉर्क कैसे लिखेंगे, इस एलिमेंट का टॉर्क लिख दिया डी टाउ एंड टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू कितनी थी, ईटा इंटू फाई इंटू डी एक्स इंटू डी आर इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, और इसको आर से और मल्टीप्लाई करना है तो दिस विल बिकम आर स्क्वायर। यहाँ तक की बात क्लियरली समझ में आ गई। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो पूरे रिंग सर्कुलर रीजन में लाई कर रहे हैं। एक रिंग मान सकते हैं इसको। तो सबके लिए अगर टोटल टॉर्क निकालना है तो क्या करें, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा टॉर्क ऑन दिस शेडेड रीजन। तो टाउ इक्वल टू इंटीग्रल ईटा फाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। इसमें से कांस्टेंट क्या, आर भी कांस्टेंट है। अगर कुछ बदल रहा है ना तो dx,
एक्चुअली हम लोगों ने इसको माना था, इस एलिमेंट को, इसकी लेंथ को माना था dx। ये छोटा सा एलिमेंट है ना, इट वॉज dx। तो वो dx अगर यहाँ पे सर्कल के इसमें दिखाओगे तो दिस इज dx। तो बाकी तो सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे क्या क्या, ईटा फाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई एल इंटीग्रल dx। और ऐसे सारे dx अगर हम ऐड कर देंगे ना इंटीग्रल dx, तो दिस विल बिकम टोटल लेंथ 2 pi r। एंड नाउ वी कैन राइट ईटा फाई आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाई एल इंटू 2 pi इंटू r। नाउ वी हैव टॉर्क, हाउ मच, एक r और एक 2r ये थे तो r क्यूब हो गया। तो दिस इज 2 pi ईटा फाई इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। थोड़ा सा क्लियरली लिख देता हूँ, 2 pi ईटा फाई आर क्यूब डी आर डिवाइडेड बाई एल। आई होप ये बात सबको क्लियर होगी, राइट। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग। लेकिन ये टॉर्क है किस पर, ये जो सैडेड रीजन बनाया था ना हम लोगों ने, ये वाला, ये टॉर्क एक्चुअली इस पर है। लेकिन यहाँ पर ऐसे जाने कितने सारे एलिमेंट होंगे, रेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2। तो एक्चुअली मैं इसको डबल, इसको मान लेता हूँ छोटे से एलिमेंट का टॉर्क है। तो टोटल टॉर्क निकालने के लिए फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे। अगर पूरे सिलेंडर का निकालना है तो पूरे सिलेंडर का निकालना है, देन टाउ टोटल इज इक्वल टू इस, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसे जितने भी रिंग्स हैं ना उन सब का टॉर्क निकालना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ इसका निकाला ना, तो टोटल टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल अगेन इंटीग्रेट 2 pi ईटा फाई डिवाइडेड बाई एल इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। अब की बार हमें इंटीग्रेट किसको करना है, अब की बार हमें इंटीग्रेट करना है आर को। और आर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, R1 से लेकर के R2 तक। तब जा कर के हम पूरा का पूरा सिलेंडर कवर करेंगे। तो R की जो लिमिट्स आएंगी, दोज आर फ्रॉम R1 टू R2। ऑब्वियसली हमें रेडियस के बारे में नहीं पूछा गया, डायमीटर के बारे में पूछा गया, तो बाद में लिख देंगे रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। पहले रेडियस के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, 2 pi ईटा फाई डिवाइडेड बाई एल। और इस आर क्यूब डी आर का जो इंटीग्रेशन आएगा ना, दैट इज आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। तो दिस इज आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अभी मैं लिमिट्स भी लगानी, कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर के R2 तक। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी, क्लियर। इसकी लिमिट्स भी लगा देते हैं। तो टॉर्क टोटल इज इक्वल टू, ये 2 से 4 कैंसिल होगा, तो पाई ईटा फाई डिवाइडेड बाई 2L, दिस इज 2L। अपर लिमिट लगाएंगे तो R2 टू द पावर 4, लोअर लिमिट लगाएंगे R1 टू द पावर 4, एंड दिस इज एक्चुअली द टोटल टॉर्क। क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ तक की सारी बात सबको समझ में आ गई। अब इसको डायमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करते हैं, R1 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई 2 and R2 equal to D2 divided by 2. Then total torque acting is equal to pi eta phi divided by 2L, और इसको लिख सकते हैं D2 to the power 4 divided by, इसका पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, माइनस D1 to the power 4 divided by 16, and the total value will be tau total is 16 बाहर निकालेंगे, पाई ईटा फाई D2 टू द पावर 4 माइनस D1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 32L, एंड दिस इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग। एक्चुअली टॉर्क का मतलब कि हमने एक्सटर्नली टॉर्क लगाया था, उसके अंदर इलास्टिसिटी थी, तो उसने अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट किया, तो इस टेस्ट ने इतना टॉर्क लगाया, तब मैंने इतना टॉर्क लगाया। दोनों टॉर्क बैलेंस हैं और उसके पास एक स्ट्रेस क्रिएटेड है। मुझे लग रहा है सारी बातें समझ में आ गई होंगी।